एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड पढ़ के आए हो, उसका एक छोटा सा भाई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमें आज पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं इस चैप्टर में 2022 और 23 वाले बैच के बच्चों के लिए, तो लेटेस्ट वीडियो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो भाई क्या होता है, जो हम डिमांड वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं उसमें कुछ आपने ऐसे ग्राफ या फिर ऐसे डायग्राम्स देखे होंगे। ठीक है, इन डायग्राम्स में आपको ये पढ़ाया जाता था डिमांड वाले चैप्टर में कि भाई अगर डिमांड बढ़ी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर डिमांड घटी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें पढ़ाया जाता था डिमांड के चैप्टर में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में ये बताया जाएगा कि भाई डिमांड बढ़ी तो है लेकिन कितनी बढ़ी, और डिमांड घटी तो है तो कितनी घटी। नंबर की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव मेथड की फॉर्म में हमें पता चलेगा कि डिमांड कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। और डिमांड वाले चैप्टर में बस हमें ये पता चलता था कि डिमांड बढ़ी है या फिर घटी है, ये नहीं पता चलता था कि कितनी बढ़ी है कितनी घटी है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर इसलिए बनाया गया है। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ कि जो जैसे कि स्टडी ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज है कि भाई डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हुई है या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई है, एक तो हमें ये पता हो। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि डिमांड बढ़ी है या फिर घटी है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। तो इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम ईडी भी कहते हैं, वो निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए ना आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड, कि मतलब गुड एक्स लगा लो। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की, जो कोई भी गुड है, गुड एक्स की जो डिमांड है वो कितनी ज्यादा बढ़ी है या फिर कितनी ज्यादा घटी है, वो अपॉन में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर गुड एक्स, की वो जो गुड एक्स है उसकी जो डिमांड है वो किस वजह से बढ़ी और घटी है, वो चीज आपको लिखनी होती है नीचे। ठीक है, तो बेसिकली इसका बस आपको फॉर्मूला याद करना होता है और इसका आगे जाके कोई ज्यादा यूज नहीं है। बस अगर आपको 1 मार्क्स की या फिर 2 मार्क्स की इसकी डेफिनेशन आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसका ज्यादा यूज है नहीं। ठीक है, अच्छा, सो ये जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है ना, इसी की आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखो, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द इलास्टिसिटी। बस इसमें आपको ये याद रखना है। अब आपको लगता होगा कि आपके सर के ऊपर से गया है, बट डोंट वरी, इसमें बस ये आएगा कि ये बताओ भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो ये डेफिनेशन लिखना है और ये फॉर्मूला लिखना है बस, और इसका आगे चैप्टर में कोई यूज नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे यूज है, यहाँ पर इलास्टिसिटी तीन टाइप की होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरी होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये जो मेन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि सिलेबस में है, आपके इस बैच के सिलेबस में। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पढ़ना है, तो इसकी भी एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, मैंने जूम कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कोई भी गुड है, अगर उस गुड की, गुड एक्स या फिर गुड वाई, उसकी डिमांड में चेंज आए कि मतलब कितनी बढ़ी है कितनी घटी है, उसका परसेंटेज। ठीक है, तो वो अपने ऊपर लिख दिया, डिवाइड कर दिया कि उस गुड के, यानी कि गुड एक्स या गुड वाई के प्राइस में कितना ज्यादा चेंज आया है, वो आपने लिख दिया परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, और यही आपको इस चीज डेफिनेशन में लिखना है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज in quantity demanded in response to given percentage change in own price of the commodity, और इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईडी या फिर पीईडी या फिर ईपीवी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज और आपको देखने की है इसके अंदर, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला दिखा रही थी पहले कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द एक्स। तो यहाँ पर जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा तो प्राइस इलास्टिसिटी में फैक्टर क्या था जिसकी वजह से एक्स की डिमांड बढ़ रही है घट रही है, प्राइस था, तो इसलिए यहाँ पर प्राइस आएगा। ठीक है, कि प्राइस की वजह से ही एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो यहाँ पर इसलिए वो जो फैक्टर होगा प्राइस इलास्टिसिटी में वो प्राइस होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका इनकम
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या होगा जिसकी वजह से एक्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है घट रही है, तो यहाँ पर इनकम होगा कि परसेंटेज चेंज इन इनकम। बट हमारा इनकम मेथड है नहीं, इसलिए हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो फैक्टर कैन बी प्राइस और आपका इनकम और एनीथिंग एल्स जिसकी वजह से एक्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले केस में हमारे प्राइस की वजह से ही एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रही है घट रही है, इसलिए नीचे क्या आ गया, प्राइस आ गया। तो वही चीज आपको लिखनी है प्राइस इलास्टिसिटी में। इतना समझ में आया? बस इसमें क्या होता है, आपको एक डेफिनेशन याद करनी है और इसका फॉर्मूला याद करना है, एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको इस तरीके से लिख सकते हो। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ डिग्रीज होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया क्या होती है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसके टाइप्स मैंने आपको बताया, यही बताया ना। उसका एक जो टाइप था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मैंने आपको मतलब एंड फॉर्मूला बताया। अब वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ डिग्रीज होती है, फिर कुछ फॉर्म्स होती है, वो देखो 5 टाइप की होती है। एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है, इक्वल की, ठीक है। और यहाँ पर देखो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी 0 की इक्वल होती है। हाईली इलास्टिक डिमांड में हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 होती है। हाईली इनइलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है, और यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड जो है उसमें इक्वल टू 1 होती है। तो ये कुछ 5 डिग्रीज है या फिर फॉर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इनके अब हम अच्छे से थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इनके ग्राफ या फिर डायग्राम्स देखते हैं कि वो किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पर देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इनफाइनाइट की इक्वल होती है। इसका क्या मतलब होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब डिमांड जो होती है वो इनफाइनाइट होती है एक प्राइस पे। जैसे कि मान लो मैंने एक प्राइस ले लिया 10 रुपए, तो उस 10 रुपए पे डिमांड जो होती है वो भरपूर होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और मान लो आपने अपना जैसे मार्केट में सब 10 रुपए की एक चीज बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी पूरी पूरी डिमांड उस प्रोडक्ट की मिल रही है। लेकिन मान लो आप थोड़े से ये सोचा आपने कि 10 रुपए से 12 रुपए रख लेता हूँ या फिर रख लेती हूँ, तब देखते क्या होगा। अब पूरा बाजार तो भाई बेच रहा है 10 रुपए में, आपने प्राइस बढ़ा दिया 12 रुपए का, तो आपसे कौन खरीदेगा, तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 0। तो वही होती है कि आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब एक प्रिवेलिंग प्राइस पर, यहाँ पर आप डायग्राम देखो, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रिवेलिंग प्राइस है, ये वाली जो लाइन है वो प्राइस की है, ठीक है। ये प्राइस मैंने 10 रुपए रखा हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर जो आपकी डिमांड है वो इनफाइनाइट है। क्या है डिमांड आपकी, इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपने यहाँ पर P1 प्राइस रख लिया, यानी कि 12 रुपए रख लिया, जैसे कि अगर ये प्राइस मैं ऐसे बना लूं, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी ना वो 0 हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी डिमांड हो जाएगी वो 0 हो जाएगी अगर आपने प्राइस जो है वो बढ़ाने की कोशिश की तो। सो दैट्स वाई एक प्रिवेलिंग प्राइस पे, एक सिंगल प्राइस पे आपकी जो डिमांड होती है वो इनफाइनाइट होती है, और इसी चीज को आप क्या कहते हो, यहाँ पर देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब अगली डिमांड कर्व पे चलते हैं। जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 0 होती है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, अब देखो कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि प्राइस चाहे बढ़े, प्राइस चाहे कांस्टेंट रहे या प्राइस चाहे घटे, उसकी डिमांड में कभी भी अंतर नहीं आ सकता, चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए फिर कितना ही घट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल है मेडिसिन का। मेडिसिन हर एक की जरूरत होती है, हर इंसान की, ठीक है। तो अगर मेडिसिन का प्राइस हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत प्राइस हाई होने पर डिमांड घट जाएगी या फिर प्राइस लो होने पर डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता मेडिसिन के चक्कर में, ठीक है। तो वो इंसान जो है वो लेगा ही लेगा मेडिसिन को, चाहे उसकी प्राइस में कितना ही अंतर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोली हुई है कि प्राइस तो ये रहा, चाहे प्राइस एक लेवल पे है, चाहे प्राइस बढ़ गया या फिर प्राइस घट गया, आपकी जो डिमांड रहेगी वो सेम रहेगी। डिमांड कर्व देखो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे डायग्राम की। तो हमारा तीसरा डायग्राम है हाईली इलास्टिक डिमांड, जब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो ज्यादा होता है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, आप देखो डायग्राम देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम में आप देखो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड वाला, जैसे ये क्वांटिटी थी पहले, ठीक है, ये क्वांटिटी जो है वो इधर खिसक गई,
ये क्वांटिटी जो है इधर खिसक गई, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आया होगा, डिमांड बढ़ी होगी इसलिए क्वांटिटी इधर खिसक गई, ठीक है। तो ये वाला जो चेंज है कि पहले क्वांटिटी यहाँ थी अब यहाँ पर आ गई, तो इसके बीच में इतना चेंज आया, वो ज्यादा होता है देन प्राइस का। पहले प्राइस यहाँ था, अब प्राइस यहाँ पर आ गया, तो अब ये इतना कम चेंज है प्राइस का, लेकिन क्वांटिटी जो है वो ज्यादा ही है। मतलब जैसे ही प्राइस घटा तो क्वांटिटी जो बिक्री है वो ज्यादा होने लग गई। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा होता है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिमांड जो होती है इस कमोडिटी की वो हाईली इलास्टिक हो जाती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इतना समझ में। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री क्या है? लेस इलास्टिक डिमांड। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 1 से कम होती है। ये जो है वो हाईली इलास्टिक डिमांड का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे प्राइस यहाँ पर था, अब प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है। तो मतलब प्राइस में काफी ज्यादा चेंज आ गया लेकिन क्वांटिटी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, परसेंटेज चेंज। तो वही होता है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उस डिमांड को हम क्या कहते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर लेस आएगा, ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोर्थ केस। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ, जो हमारी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर क्या होता है कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेम होती है या फिर इक्वल होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो उस टाइप की डिमांड जो है उसको हम क्या कहते हैं? इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर देखो प्राइस में जितना चेंज आया है, पहले प्राइस यहाँ था अब यहाँ पर पहुंच गया, और जितनी पहले क्वांटिटी यहाँ पर थी और यहाँ पर आ गई, दोनों में देखो सेम सेम का चेंज आ रहा है, ज्यादा कुछ ना किसी का ऊपर ना किसी का कम है। तो उस टाइप की डिमांड को हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कितना पढ़ाया है? सबसे पहले मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझाया, उसका फॉर्मूला बताया, डेफिनेशंस वगैरह बताई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की होती है, प्राइस, क्रॉस एंड इनकम, लेकिन हमें सिर्फ प्राइस पढ़नी थी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन एंड उसका मीनिंग पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद, उसकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूले के बाद, कि अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ डिग्रीज पढ़नी है, वो हमने डिग्रीज कंप्लीट कर ली थी। एंड ये डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद अब हम दोबारा से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 2 मेथड से हमें कैलकुलेट करना होता है। एक मेथड होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और एक मेथड होता है आपका परसेंटेज मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड आपको इस बार के सिलेबस में पढ़ने हैं। और एक और मेथड होता है तीसरा, ज्योमेट्रिक मेथड, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उस पर क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कैलकुलेट करने का एक पहला मेथड जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको आप टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करें। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और ये बस थ्योरी का है, वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है और जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। और ये किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। इतना समझ में है? तो उन्होंने कहा था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री है वो डिपेंड करती है आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है। बस ये आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 सिचुएशंस पढ़ी जाएंगी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। पहली होती है इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, जो कमोडिटी का प्राइस होता है और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर प्राइस घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा, किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो ये होती है इलास्टिक डिमांड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, पहले 1 था फिर 2 आ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा? वो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घट जाएगा। इसी चीज को हम इलास्टिक डिमांड बोलते हैं इन प्राइस इलास्टिसिटी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट होती है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, जो प्राइस होता है कमोडिटी का और जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं आपस में। अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, अगर प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 4 था फिर 6 हो गया। तो इस तरीके से ये इनइलास्टिक डिमांड होती है आपकी।
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है या फिर डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है प्राइस में, तब ठीक है। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि जब टोटल एक्सपेंडिचर एकदम कांस्टेंट रहता है और प्राइस जो चाहे वो बढ़े या फिर घटे, तो उसमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आती है। जैसे कि यहाँ पर देखो टोटल एक्सपेंडिचर एकदम कांस्टेंट है लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, तो ये होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी थी, तीन कंडीशंस याद रखनी थी, और टोटल एक्सपेंडिचर की या फिर टोटल आउटले मेथड की डेफिनेशंस याद रखनी थी। दैट्स इट, ठीक है। अब एक जो न्यूमेरिकल वाला मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ को कैलकुलेट करने का, वो है आपका परसेंटेज मेथड। इसको आप प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर फ्लक्स मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का। वो फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्यू, ठीक है। अब ये जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो आप कैसे निकालोगे, वो चीज देखो। सबसे पहले आप नई वाली क्वांटिटी डिमांडेड को माइनस करोगे पुरानी वाली क्वांटिटी डिमांडेड, और ऐसे ही आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे, नई वाली से पुराने वाले प्राइस को माइनस करोगे, तो ये आपको क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज और परसेंटेज चेंज का प्राइस में कितना चेंज आया वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो आपका ज्योमेट्रिक मेथड या फिर पॉइंट मेथड था वो आपका कट हो चुका है, तो ये मैंने इसमें कट कर दिया था, ठीक है। एंड ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम आते हैं, यस दिस इज द वन विच इज प्राइस इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल। इसमें मैंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट का तो आपको पता ही है कि परसेंटेज मेथड या और कोई मेथड नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर वाला जो मेथड है वो बस थ्योरेटिकली है, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो अगर डिमांड बढ़ती है 4 से 5 यूनिट, अब यहाँ पर देखो डिमांड जो है वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि पहले जो डिमांड थी वो 4 थी और अब जो डिमांड है वो 5 हो गई है, तो Q और Q1 आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन Q निकालो, क्वांटिटी डिमांडेड, तो Q1 माइनस Q निकालोगे, यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका यहीं पे निकल गया, ठीक है। उसके बाद अब प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, पहले 10 रुपए था और फिर अब 8 हो गया, तो पहले था 10 रुपए और अब जो है वो 8 हो गया है। तो अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे, पुराने वाला जो आपका नए वाला जो आपको प्राइस है यानी कि 8, और उसमें से पुराने वाला जो प्राइस है 10, तो उसमें से आप निकालो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो -2 आ गया, ओके। अब यहाँ पर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाओगे, जो कि क्या है परसेंटेज मेथड का, ये आप फॉर्मूला लगाओगे और बस इसमें जो आपने वैल्यूज निकाली है वो आप वैल्यूज पुट अप करोगे। पुराना प्राइस कितना था 10 और पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 4, तो वो आप लगाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके आपका ये आंसर आएगा। एक्चुअल में आपका आंसर आएगा -1.25, ठीक है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव में लिखना है, सिर्फ 1.25 लिखना है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी नीचे, और वो लाइन क्या होगी कि माइनस साइन जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से आए, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। और माइनस का साइन जो है वो वैसे भी इग्नोर किया जाता है। अगर आपको पॉजिटिव में लिखना है तो आपको ये लाइन जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल जो है वो फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। अब हमें पढ़ना है आपका जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं ना, कि भाई किस वजह से कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ता है फिर घटता है और उसकी इलास्टिसिटी कैसे कैसे चेंज होती है, तो वो चीज हमें पढ़नी है फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसमें आप 4-5 भी पढ़ लोगे तो वो भी काफी है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है प्राइस लेवल। क्या होता है प्राइस लेवल, अगर मान लो कोई भी हाई प्राइस लेवल की चीज है, जैसे कि आपका टीवी हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, तो उसमें क्या होगा, आप लोग उसकी जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि भाई देखो जैसे टीवी है, टीवी आता है आपका 30,000 से भी आ सकता है, 10,000 का भी आ सकता है, 50,000 का भी आ सकता है, 1 लाख से ऊपर का भी आता है। तो आप क्या करोगे, उसके प्राइस कम होने का वेट करोगे, है ना। जो हाई प्राइस की जो भी चीजें होती है, कमोडिटी होती है, आप उसके प्राइस के कम होने का वेट करोगे, ठीक है, तभी आप उसको बाय करोगे। तो इसलिए ये जो इसकी डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। लेकिन अगर आपका लोअर प्राइस है किसी भी चीज का, जैसे कि पेंसिल है, वो 3-4 रुपए की एक मिलती है, ठीक है, तो उसकी प्राइस जो है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो मैटर नहीं करता। अगर जो पेंसिल है पहले 2 रुपए की 3 रुपए की भी आ जाती थी, लेकिन अब एक ही पेंसिल 5 या 6 रुपए की भी आती है, ठीक है।
उसके प्राइस में स्लाइटली चेंज हुआ है। तो जब चेंज होता है प्राइस में, अगर लो प्राइस की कोई भी चीज़ है तो हम कह देते हैं चल कोई बात नहीं, 2-3 रुपए एक्स्ट्रा देना है, और हमें वो खरीदनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी बेसिक सी नेसेसिटी है, ठीक है? वो हमें खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों में जैसे कि किसी का लो प्राइस होता है किसी भी चीज़ का, उसके अगर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ जाए या फिर घट जाए तो उसका प्राइस मैटर नहीं करता, तो उसकी डिमांड वैसी ही रहेगी, ठीक है? तो ये लो प्राइस की चीज़ों पे है। अगर हाई प्राइस की चीज़ें होती हैं तो जैसे कि मान लो अगर प्राइस जो है वो बढ़ गया तो हम उसके प्राइस के घटने का वेट करेंगे, ठीक है? उसकी डिमांड पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर प्राइस जो है वो घट गए तो हम उसको बाय कर लेंगे। सो दैट इज इलास्टिक टाइप ऑफ डिमांड, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर मान लो कोई ऐसी बेसिक नेसेसिटी है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि हमारे सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड है, लाइक जैसे मान लो हमें फूड ग्रेन सॉल्ट और वेजिटेबल वगैरह चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ये हमें खरीदना ही खरीदना है। अगर मान लो इसका नमक जैसे 30 रुपए किलो आता है, वो 32 रुपए पर किलो हो गया है, तो वो इतना ज्यादा उसका प्राइस जो चेंज हुआ है वो हमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जब प्राइस ज्यादा मैटर नहीं करता उसको हम इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इन चीजों पे जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। अगर मान लो कोई ऐसी गुड एंड कमोडिटी है जैसे कि कूलर है, टीवी है, ये जो है वो हमारी ज़रूरत होती है, मतलब हमें कंफर्टेबल चाहिए अपनी लाइफ में, तो उस टाइप की जो इलास्टिसिटी होती है वो यूनिट इलास्टिक होती है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है कि जैसे कि मान लो अगर प्राइस बढ़ा या फिर घटा तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती या घटती रहती है, मतलब इक्वल टू 1 हो जाती है, ठीक है? अगर कम्युनिटी आपकी लग्जरी वाली है जैसे कि कार है, एसी है, तो डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाती है, मतलब अगर उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो इसलिए उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है, ठीक है? अब आगे देखो पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। इसका क्या मतलब है कि जैसे कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत कम अपनी इनकम का जो पार्ट है वो बहुत कम, जैसे न्यूज़पेपर पे लगाते हैं, नीडल पे लगाते हैं, नीडल्स वगैरह पे, तो उस केस में उन गुड्स की डिमांड जो वो इलास्टिक डिमांड होती है कि मतलब इनके ऊपर प्राइस बढ़ जाए, न्यूज़पेपर 5 रुपए से 10 रुपए का हो जाए तो हमारे ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम अपनी इनकम न्यूज़पेपर जैसी चीजों में बहुत कम लगाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मान लो हमारी बेसिक चीजें हैं जैसे कि क्लोथ्स है, फर्नीचर है, तो इनमें अगर मान लो प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं तो हम पे बहुत फर्क आता है, तो इसलिए ये इलास्टिक डिमांड होती है इसकी, ठीक है? नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर जैसे टी है, टी की जगह हम कॉफी पी सकते हैं, ठीक है? एप्पल है, एप्पल की जगह हम बनाना खा सकते हैं, है ना? तो सब्स्टिट्यूट्स अगर होते हैं तो देखो गुड्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, जैसे डव साबुन है, डव की जगह लक्स है, अगर मान लो डव ने अपने साबुन का जो रेट है वो ज्यादा बढ़ा दे तो हम लक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? और किसी भी कंपनी ने अगर टूथपेस्ट है, कोलगेट ने अपने प्राइस ज्यादा बढ़ा लिया तो लोग बाग जो डाबर रेड या फिर पेप्सोडेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिस केस में सब्स्टिट्यूट होते हैं, अगर एक भी कंपनी ने अपने प्राइस ज्यादा बढ़ा दिए तो इसलिए वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्राइस जो है मैटर करेगा, इसलिए इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है? अगर जिस गुड के सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, उस गुड को किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो उसका प्राइस चाहे कितना ही बढ़ जाए कितना ही घट जाए हमें वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? वो हमारी जरूरत है, तो इसलिए उसकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक है। चाहे आपका पेट्रोल हो गया, लीकर हो गया, वो हमें चाहिए चाहिए, और मतलब लीकर तो नहीं, पेट्रोल जो वो हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए उसका प्राइस जो चाहे कितना हो जाए तो हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सो दैट इज इलास्टिक डिमांड, ठीक है? इसमें और सारी भी चीजें आती है जैसे पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, इनकम ऑफ कंज्यूमर, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, हैबिट ऑफ द कस्टमर, वही सारी चीजें जो मैंने आपको ऊपर फंडा पढ़ाया है, इसमें आप 3-4 भी याद करोगे तो वो भी आपके लिए काफी है। एंड अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला वो कंप्लीट होता है। एंड जस्ट एक मिनट को मैं इसमें स्टार्टिंग निकाल लेती हूँ इस चैप्टर की, ये रहा, ठीक है? ऐसे इसको थोड़ा सा, हाँ, इस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको ये प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। दोनों टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।